हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखा और ग्लोब के बारे में पढ़ा है। देखो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो के अंदर ग्लोब कैसे बनाया जाता है, ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर किस तरह दर्शाई गई हैं और उसके ऊपर 23.5 डिग्री का झुकाव किस तरह बनाया गया है, ये सभी मैंने बताया है। 23.5 डिग्री का जो झुकाव है और 67.5 डिग्री का जो कोण है वो भी मैंने आपको ग्लोब में बताया है। और बच्चों, फिर हमने विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा कि विषुवत रेखा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस तरह हमने विषुवत रेखा के बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद बच्चों, हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा और इसके अलावा अक्षांश कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने से अक्षांश रेखाओं पर क्या प्रभाव होता है, उसकी लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि अपन देशांतर रेखा पर देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो 2 देशांतर के बीच में क्या परिवर्तन आता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी देखा था कि देशांतर जो रेखाएं हैं उससे हम समय का भी निर्धारण कर सकते हैं। अक्षांश रेखा को भी हमने पढ़ा था कि इसमें हम मिनट, सेकंड के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। पहले डिग्री के माध्यम से, फिर मिनट के माध्यम से और फिर हम सेकंड के माध्यम से दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार हम देशांतर रेखाओं को भी डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर दर्शा सकते हैं। हम मिनट को 1 कोमा के माध्यम से तथा सेकंड को 2 कोमा के माध्यम से हम आसानी से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये पिछले वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा और ग्लोब का जो सार था वो अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आज हम बच्चों नए टॉपिक लेकर आए, पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध को कितने भागों में बांटा गया है और पृथ्वी पर सर्वप्रथम ताप कटिबंध किसने बनाए या ताप कटिबंध का सिद्धांत कहां से आया है। आपको बच्चों ध्यान होगा कि पृथ्वी के ऊपर ताप कटिबंध को बांटने वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो यूनान के थे। कौन थे बच्चों? यूनान के भूगोलवेत्ता इराटोस्थनीज। कौन से बच्चों? यूनान के भूगोलवेत्ता इराटोस्थनीज नामक ने इस ताप कटिबंध का वर्गीकरण किया था और उन्होंने इस ताप कटिबंध को बच्चों मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बच्चों? 5 भागों में। मैं बच्चों आपको इराटोस्थनीज के दिए गए सिद्धांत ताप कटिबंध के आधार पर आपको बता रहा हूं, उन्होंने कितने जो ताप कटिबंध बांटे हैं। तो सर्वप्रथम हम इराटोस्थनीज के अनुसार जो ताप कटिबंध है उसके बारे में देखते हैं। इराटोस्थनीज ने ताप कटिबंध को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे बच्चों? 5 भागों में बांटे। पहला जो भाग था वो विषुवत रेखा के पास से लेकर कर्क रेखा की और मकर रेखा के बीच वाला था। कौन सा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला। ये जो रेखा हुई कौन सी हुई बच्चों? भूमध्य रेखा। और ये बच्चों कर्क रेखा, ये रेखा मकर रेखा। देखो, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच इराटोस्थनीज ने जो ताप कटिबंध बांटा, उस ताप कटिबंध को उन्होंने उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहा। उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध। तो याद रखना बच्चों, इराटोस्थनीज ने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को उन्होंने क्या कहा? उष्ण कटिबंध। और उसके बाद बच्चों कर्क रेखा से उपध्रुव रेखा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उपध्रुव
रेखा को या आर्कटिक रेखा को, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी उपध्रुव रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर उत्तरी उपध्रुव के बीच की जो रेखाएं हैं, उनके बीच का जो कटिबंध था वो इरोटोस्थनीज ने बच्चों शीतोष्ण कटिबंध के रूप में बांटा। किसमें बांटा बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं शीतोष्ण कटिबंध। और फिर उसी तरह मकर रेखा से उपध्रुव रेखा के बीच का जो तापक्रम था उसको उन्होंने शीतोष्ण कटिबंध में बांटा है। उसके बाद बच्चों इरोटोस्थनीज ने उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तरी ध्रुव, कौन सा बच्चों? उत्तरी ध्रुव, वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, तो उपध्रुव रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में जो कटिबंध था उसने कौन सा बांटा बच्चों? शीत कटिबंध में। किसमें बांटा बच्चों? शीत कटिबंध में। और उसी तरह दक्षिणी उपध्रुव रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच क्या था उसको भी उसने किसमें बांटा बच्चों? शीत कटिबंध। इस तरह बच्चों उन्होंने जो मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर कितने कटिबंध बना दिए बच्चों? 5 कटिबंध बना दिए। कितना बनाए? 5। पहला कटिबंध कौन सा? उष्ण कटिबंध। कौन सा है? उष्ण कटिबंध, ताप कटिबंध। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो 2 शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध 2 हुए उत्तरी गोलार्ध में, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतोष्ण और शीत कटिबंध 2 हुए। ये तो 2 + 2 = 4, और एक बीच वाला जो उष्ण कटिबंध हुआ टोटल हुए कितने बच्चों? 5। तो इसमें इरोटोस्थनीज ने मुख्य रूप से ताप कटिबंध को 5 भागों में बांटा। तो आपको मालूम हो गया उन्होंने किस तरह बांटा। एक बार पुनः मैं बता देता हूं, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में कौन सा ताप कटिबंध था? उष्ण कटिबंध। फिर हम कर्क रेखा से उपध्रुव रेखा के बीच में जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर कौन सा ताप कटिबंध हुआ? शीतोष्ण। फिर उपध्रुव रेखा से ध्रुव के बीच में उत्तरी गोलार्ध में जो ताप कटिबंध था उसका नाम क्या रहा? शीत कटिबंध। फिर बच्चों दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि मकर रेखा से उपध्रुव रेखा के बीच में जो ताप कटिबंध था उसको क्या कहा गया? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। फिर बाद में हमारे जो उपध्रुव रेखा से लेकर ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है उनके बीच के अंदर जो ताप कटिबंध था उसको क्या कहा गया बच्चों? शीत कटिबंध। क्या कहा गया बच्चों? शीत कटिबंध। इस तरह उन्होंने कितने भागों में बांटे? 5 भागों में। तो इस तरह ये बात हुई हमारे इरोटोस्थनीज ने। लेकिन मुख्य रूप से हम 3 रूप भी देखेंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब बच्चों हम देखते हैं कि उसने तीनों को रूपांतरित किस तरह किया वो बताते हैं। अब देखो हम इसको थ्योरी के माध्यम से हम समझाते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो इसमें पहला बिंदु है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यह कहना चाहता है बच्चों कि जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा है, उनके बीच में जो भी अक्षांश रेखा है और अक्षांशों पर स्थित जो भी देश हैं, उन देशों के अंदर सूर्य दिन में जो दोपहर का समय होता है उस समय हमारे सिर के सीधा चमकता है। क्या होता है बच्चों? सीधा चमकता है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होता है। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ये रेखा कौन सी थी बच्चों? भूमध्य रेखा। और ये रेखा बच्चों कर्क रेखा, और ये बच्चों मकर रेखा। तो यह हो गई अपन की, ये हो गई अपन का सूर्य। क्या हो गया बच्चों? सूर्य। देखो दिन को जो दोपहर का समय होता है उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है? दोपहर के समय। और जब दोपहर के समय सीधी कर्क रेखा और मकर रेखा पर बीच में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उस समय सूर्य हमारे सिर पर दोपहर के समय सीधा चमकता है। और जब सीधा चमकता है उस समय हमारी जो छाया होती है या परछाई होती है वो छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और यदि सूर्य हमारे तिरछा होता जाएगा वैसे वैसे हमारी परछाई भी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो आपको सूर्य की किरणें जैसे जैसे हमारी तिरछी हो जाएगी, परछाई क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक क्या होती है? ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब अपन ले रहे हैं बच्चों शीतोष्ण कटिबंध। किसको ले रहे हैं बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध। आपको मालूम ही है शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी उपध्रुव रेखा के बीच में है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिणी उपध्रुव रेखा के बीच में स्थित है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये हमारा जो शीतोष्ण कटिबंध है वो किस तरह गोलार्ध में स्थित है। तो आपको सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों, ये रेखा कौन सी हुई? हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी बच्चों? भूमध्य रेखा। और ये रेखा बच्चों कर्क रेखा। और ये रेखा बच्चों मकर रेखा। यह तक तो हमारा उष्णकटिबंध क्षेत्र है, लेकिन कर्क रेखा से सीधे ही उत्तरी उपध्रुव रेखा और दक्षिणी उपध्रुव रेखा तो बच्चों यहाँ सूर्य मैंने आपको क्या कहा था? यहाँ पर स्थित होता है। और विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है बच्चों? एकदम सीधी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों, सूर्य की किरणें क्या हो जाती है बच्चों? तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। वो उत्तरी गोलार्ध में भी तिरछी हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। और तिरछी हो जाने के कारण इस गोलार्ध के अंदर सूर्य की जो किरणें दोपहर को जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में सीधी नहीं पड़ती है। देखो बच्चों, इसमें हम लिखे भी हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो उत्तरी गोलार्ध की उपध्रुव रेखा और दक्षिणी गोलार्ध की उपध्रुव रेखा पर जो सूर्य की किरणें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे सिर के ऊपर पड़ती हैं बच्चों, वो अब यहाँ पर नहीं पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर गर्मी भी क्या मिलेगी? थोड़ी कम मिलेगी। और कम तापमान होगा, कम उष्मा होगी, तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे और भी सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी। मैंने अभी आपको बताया है विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा इस पट्टी के ऊपर तो सीधी पड़ती हैं और उस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी बच्चों? तिरछी होती जाएगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के उपध्रुव रेखा के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम हो जाता है। इस तरह हमने पहले भी कहा था कर्क रेखा और उत्तरी उपध्रुव रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी उपध्रुव रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें क्या होती है बच्चों? तिरछी पड़ती है। और जैसे जैसे तिरछी होती जाती है यहाँ पर तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब बच्चों हम अगले पॉइंट पे देखते हैं। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम लेते हैं शीत कटिबंध। क्या लेते हैं बच्चों? शीत कटिबंध। आपको मालूम है बच्चों शीत कटिबंध है वो उत्तरी उपध्रुव रेखा से ध्रुव की तरफ और दक्षिणी उपध्रुव रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो होता है भाग, उस पर सूर्य की किरणें बहुत ही ज्यादा तेजी पाई जाने के कारण यह तापमान क्या होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है। जैसे हम इस गोलार्ध को माध्यम से दर्शाते हैं
और बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह ये सूर्य की किरणें एकदम तिरछी होती है। तो बच्चों ये हमारा हो गया गोलार्ध, और यहाँ पर हमारी ये सारी रेखाएं बता रहा हूं मैं आपको, कर्क रेखा, मकर रेखा सारी, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा, ये हमारा उपोष्ण रेखा जो उत्तरी उपध्रुव रेखा कहलाती है, उत्तरी उपध्रुव रेखा, और ये बच्चों दक्षिणी उपध्रुव रेखा। और ये बच्चों हमारा हो गया ध्रुव, ये हमारा हो गया ध्रुव, ये ऊपर वाला ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरह बच्चों हम देखते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों, सूर्य, क्या होता है बच्चों, सूर्य। और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर तो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे सूर्य की किरणें क्या होती जाती है, तिरछी होती जाती है। आप देख लो बच्चों, यहाँ पर देखते हो सूर्य की किरणें क्या हो रही है, तिरछी हो रही है, और तिरछी होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती हैं, और कम प्राप्त होने के कारण बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान कम रहता है, और तापमान कम रहने के कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इस कारण से यहाँ पर लोग भी निवास बहुत ही कम करते हैं। तो बच्चों अब देखिए इसमें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्ष एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्ष एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। देखो इसमें क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्ष, उत्तरी ध्रुव वर्ष का मतलब उत्तरी उपध्रुव रेखा एवं उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव वर्ष ये हो गया दक्षिणी उपध्रुव रेखा, एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच ये हो गया हमारा दक्षिण ध्रुव के बीच वाला क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। यहाँ पर ठंड क्या होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका कारण भी लिखा, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं होता, और ये जो सूर्य है ये क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं होता, मतलब यहाँ पर सीधी किरणें नहीं पड़ती है, बल्कि क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। और इसलिए यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, शीत कटिबंध कहलाता है। इस तरह बच्चों हमारे जो ताप कटिबंध है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। ये जो ताप कटिबंध है वो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी ताप कटिबंध के कारण हमारी वनस्पति, जीव जंतु और तथा विभिन्न प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति वो पनपती है, क्योंकि ताप कटिबंध के कारण ही अलग अलग पर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु जैसे जैव विविधता देखने को मिलती है। इस कारण हमारे लाइफ में ताप कटिबंध का बड़ा योगदान है। तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक जो ताप कटिबंध है वो पूरा हुआ, और हमने ताप कटिबंध के जो प्रत्येक बिंदु हैं वो भी हमने डायग्राम के माध्यम से समझे हैं। तो बच्चों हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देशांतर और समय का मापन और समय को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।